अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 पार्ट 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने एकमलक्षी अर्थशास्त्र यानी समग्रलक्षी अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानकारी दी, यानी कि जुज़वी और कुलवी माशियात के बारे में मैंने आपको वीडियो भेजी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आर्थिक माहितीनी रजूआत यानी कि माशियाती मालूमात की पेशकश। तो माशियात में माशियाती मालूमात की पेशकश को 3 तरीक़ों से पेश करते हैं। सबसे पहले ज़बान के ज़रिए, तअद्दुदी के ज़रिए और तीसरा है तस्वीर के ज़रिए। ज़बान को उर्दू में कहेंगे भाषा, तअद्दुदी को कहेंगे आंकड़ाओं और तस्वीर को कहेंगे आकृति। यानी कि आपका सवाल आ सकता है कि आर्थिक अभ्यास में माहितीनी रजूआत કેટલા રીતથી થાય છે? तो 3 રીતથી થાય છે। तो भाषा, आंकड़ा ने आकृति यानी कि ज़बान, तअद्दुदी और तस्वीर, ये 3 तरीक़ों से माशियात में हम इसकी पेशकश कर सकते हैं। तो माशियात में बहुत सी मालूमात की तालीम हम करते हैं और ये मालूमात को अलग अलग शक्लों में पेश करने के लिए मालूमात जमा करते हैं। इसे समझने के लिए अलग अलग सूरत में तब्दील करनी पड़ती है। तो जब भी हम अलग अलग सूरत में बदलते हैं तब कौन से मकासद के लिए मालूमात का इस्तेमाल करना है, ये हमें ख़ास ध्यान में रखना चाहिए। और इसके इस्तेमाल की बिना पर मालूमात अगर अलग अलग सूरत में पेश करने में आती है तो उसकी बिना पर मालूमात हमारे पास है तो माशियात से लगने वाली ज़्यादातर जो मालूमात है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 तरीक़ों से होती है। तो ज़बान के ज़रिए, तअद्दुदी के ज़रिए और तस्वीर के ज़रिए। अब हम ये तीनों मिसालों को समझेंगे कि ज़बान के ज़रिए कैसे पेश करते, तअद्दुद के ज़रिए कैसे पेश करते हैं और तस्वीर के ज़रिए। तो हम मिसाल एक ही लेंगे, लेकिन उसी मिसाल को ये तीनों तरीक़े से मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़बान के तरीक़े से। तो ज़बान के तरीक़े से अगर मैं ले लूँ, मसलन मान लो कि फ़र्ज़ कर लो कि मैंने मतालबे का एक उसूल ले लिया। मतालबा यानी कि मांग का उसूल। तो मांग के उसूल के अंदर अगर मैं बोलूँगी तो हम ऐसा कहेंगे कि अशिया की कीमत में कमी होती है तो मांग में क्या होता है? इजाफ़ा होता है। ये मैंने ज़बान के ज़रिए पेश कर दिया आपके सामने कि भाई अशिया की कीमत में कमी आती है तो मांग में इजाफ़ा होता है, यानी कि मतालबे में इजाफ़ा होता है। अब ये ज़बान में मैंने तो आपके सामने पेश की। अब इसी को मैं क्या कहूँगी? तअद्दुद के ज़रिए यानी कि आंकड़ों के ज़रिए इसको मैं पेश करूँगी। तो देखो मैंने आपके सामने टेबल बनाया है तो ये मेरा हो गया तअद्दुद के ज़रिए। तो मैंने एक टेबल के अंदर कीमत बताई है और दूसरे टेबल में मैंने क्या बताया है? मांग, यानी कि मतालबा बोलते हैं जिसको उर्दू में और गुजराती में मांग बोलते हैं। तो इसके ज़रिए मैंने बताया है। पहले मैंने आपको जो बताया है वो ज़बान के ज़रिए बताया। अब उसी मिसाल को मैं तअद्दुदी यानी कि अददों के ज़रिए में समझाऊंगी। तो देखो मैंने पहले इसमें बताया है कि 20 रुपये कीमत है अशिया की और मतालबे यानी कि मांग में भी उसका क्या है? 20 रुपये ही है। लेकिन अब 20 रुपये से मैंने 5 रुपये कम कर दिए, यानी कि कीमत कितनी रख दी? अशिया की 15 रुपये रखी। तो मतालबे में उसकी मांग में क्या हो गया? इजाफ़ा हुआ, 40 हो गए। अब वापस मैंने कम करी, 10 रुपये कीमत रखी अशिया की, तो मतालबे में क्या हो गया? 60 रुपये हुआ। 5 रखी तो क्या हो गया? 80। यानी कि मैंने पहले ज़बान में क्या बोला था कि अगर कीमत में कमी आती है तो मतालबे में क्या होता है? इजाफ़ा होता है। अब यही टेबल को हम उल्टे चलो तो 5 रुपये से देखो 80 है। अब कीमत में इजाफ़ा करते जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे तो 60 होएगा। 10 से फिर ऊपर चढ़ूँगी तो 15 होएगा, तो 40 मतालबा हो जाएगा और 20 का 20 रहेगा। यानी कि अगर कीमत में कमी होती है तो मांग में क्या होगा? इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर कीमत में इजाफ़ा होता है तो मांग में क्या होगी? कमी होगी। हम इस तरह से इसको पेश कर सकते हैं। अब इसके बाद एक तीसरा देखेंगे, आखिरी है। तीसरा और आखिरी तरीका है कि तस्वीर के ज़रिए। तो मैंने आपके सामने एक तस्वीर पेश की है, यानी कि वही उसूल को मैं तीसरे तरीके से समझा रही हूँ। मांग के उसूल को पहले आपको ज़बान के ज़रिए समझाया, फिर तअद्दुद के ज़रिए समझाया,
अब इसी को मैं किसके ज़रिए समझाऊंगी? तस्वीर के ज़रिए। तो मैंने आपके सामने जो तस्वीर पेश की है, तो मासियात में अगर कोई मुश्किल मालूमात आती है तो उसे आसानी से समझने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तस्वीर का। जो ये तस्वीर है, मांग का उसूल है, इसको हम तस्वीर के ज़रिए पेश करते हैं। तो देखो कि एक्स महवर पर मैंने क्या बताया है? मांग बताई है, और वाई महवर के ऊपर 5, 10, 15 ये क्या बताया है? अशिया की कीमत। और ये दोनों कीमत और मांग की बिना पर जो ख़त मैंने बताया है उसे हम क्या कहेंगे? मतालबा ख़त कहेंगे, यानी कि मांग रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग रेखा, जो मनफी ढाल बताती है, यानी कि ऋण ढाल। और इसमें 4 मैंने नुकात बताए हैं, ए, बी, सी और डी। इस तरह हम मासियात की मालूमात को कितने तरीक़ों से पेश कर सकते हैं? 3 तरीक़ों से। और तीनों तरीक़ों में से जो तरीक़ा सबसे आसान हो हम उसका इस्तेमाल करके सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह मासियाती मालूमात को हम मासियात में पेश कर सकते हैं। अब चलो, ये तो हमने देख लिया कि आर्थिक माहितीनी रजूआत। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आंकड़ीय माहितीનું महत्व, यानी कि ताअद्दुदी मालूमात की अहमियत। क्या देखेंगे? ताअद्दुदी मालूमात की अहमियत। तो मैंने ताअद्दुदी मालूमात की अहमियत, इसके बारे में हम अब जानकारी हासिल करेंगे। गुजराती में इसको बोलते हैं आंकड़ीय माहितीનું महत्व। तो कोई भी मालूमात होती है तो उसे हम तस्वीर के या तरसीम के ज़रिए पेश करके कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके अलावा अददी मालूमात की अहमियत क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो मासियात के अंदर अददी मालूमात बहुत अहमियत का मकाम रखती है। हमको किस तरह मददगार होती है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका उसूल है, उसूल पर मुनहसिर में इजाफा, यानी कि सिद्धांतोनी आधारभूतताમાં વધારો થાય છે। कि जितने उसूल हम मासियात में इस्तेमाल करते हैं ये तमाम उसूल एतमादी है या नहीं है, क्या ये व्यवहार में आते हैं, इस्तेमाल में है क्या नहीं है, इसके उसूल सही है या गलत है, ये बातें अददी मालूमात देती है। तो सबसे अहम यह है कि 2 मासियाती मुतग़य्यर के दरमियान कार्यकरण, यानी कि दोनों के बीच दरमियान के अंदर ताल्लुकात होता है। मसलन हम फ़र्ज़ करेंगे कि अगर बारिश होती है तो खेती होगी, यानी कि खेती होगी तो गेहूं की पैदावार होगी, यानी कि बारिश होगी तो खेती होगी, और खेती होगी तो गेहूं की पैदावार होगी। अब दूसरी मिसाल में रहती हूँ कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो पेट्रोल की मांग में क्या आएगी? कमी आती है। यानी कि यहाँ पर जो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या कहलाएगी? वजह कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वजह कहलाएगी। और मांग काम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो उसका मतालबा है वो क्या कहलाएगा? काम कहलाएगा। तो इस तरह 2 मुतग़य्यर के दरमियान समझ पड़ी, यानी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो पेट्रोल की मांग में क्या आएगी? कमी आएगी। जो पेट्रोल की कीमत है, यानी कि जो कीमत बढ़ रही है, जो कीमत है वो मेरी वजह कहलाएगी, और जो मेरे मांग है वो मेरा क्या कहलाएगा? काम कहलाएगा, जिसको गुजराती में बोलेंगे कार्यकरण। इस तरह 2 मुतग़य्यर यानी कि चल के दरमियान, 2 मुतग़य्यरों के दरमियान ताल्लुकात होकर कोई एक उसूल हम पेश किया जा सकता है। तो ये उसूल ये है कि गलत एतमाद नहीं है या सही है, तो हम उसे अददी के ज़रिए हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मसलन कीमत और मांग, बारिश, पैदावार, कीमत, फराहमी के दरमियान ताल्लुक़, तो ऐसे कोई भी उसूल है, इन तमाम बातों को समझने के लिए हम अददी मालूमात बहुत ही अहमियत के हामिल है। यानी कि इसके तीनों में भी ये 3-4 इसमें भी अददी मालूमात हमको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमको अगर हमारे पास सही आंकड़े, सही अदद होंगे तो हम उसके यानी कि आसानी से उसकी पे कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दशा अने दिशा वलणों जणाववा माटे, यानी कि उर्दू में क्या कहेंगे? दशा यानी कि हालात, और दिशा यानी कि सिम, और वलणों यानी कि रुझानात, यानी कि हालात
और सिमत के रुझानात की जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हालात यानी कि दशा और दिशा यानी कि सिमत किसे कहते हैं। मसलन जब हम हालात के बारे में बात करें तो हम भारतीय मासी निज़ाम में भारतीय निज़ाम की हाल की हालत यानी कि प्रेजेंट, अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, हाल की हालत में कमी है, कौन से शोबे में कितनी पैदावार हो रही है, कौन से शोबे में कितनी बरामद हो रही है और बाहरी ममालिक से कितनी अशिया दरामद हो रही है। हाल में भारत के लोगों की फ़ीकस आमदनी कितनी है, भारत की कौमी आमदनी कितनी है। मुख्तसर कहे कि मुल्क की हालत में माशी हालत है कैसी है, ऐसे हालात को हम क्या कहेंगे, दशा कहेंगे। क्या कहेंगे, दशा, हालात यानी कि भारत के आर्थिक निज़ाम का यानी कि माशियाती निज़ाम का। भी फ़िलहाल हम देखेंगे कि भारत का जो आर्थिक स्थिति है यानी कि भारत की जो हालत है वो कैसी है, सबसे ख़राब है। क्यों कि बीमारी की वजह से कई जगह काम धंधा कुछ नहीं है, मंदी आ गई है, लोग बेकार है, जो काम करने जाते हैं जो 10-10 कलाक तक दुकान तो भारत की जो हालत है सबसे ख़राब है। जो काम धंधा या दुकानें जो चालू रहती थी वो अब क्या है, जो 5-5 कलाक चालू रहती थी अब उसकी जगह पर उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। तो हम कह सकते हैं कि भारत के हालात कैसे है, तो इसको कहेंगे दशा, यानी कि हालात जो बताते हैं उसे हम गुजराती में कहेंगे दशा। अब हम दिशा यानी कि दिशा, सिमत यानी भारतीय निज़ाम, उसके बारे में समझेंगे कि सिमत किसे कहते हैं। यानी सिमत यानी भारतीय निज़ाम यानी भारत में कोई भी शोबा मुस्तकबिल में कौन सी किस्म की तब्दीली करेगा, ये तमाम हालात उस सिमत में कैसे होंगे, माशियात में हाल की हालत और मुस्तकबिल में उसके हालात कैसे है, उसमें कमी आएगी या इजाफा होगा, कौन सी अशिया में कौन सी किस्म के अंदर तब्दीली होगी या किस किस्म के हालात है, ये जानने के लिए भी अददी मालूमात बहुत ही अहमियत रखती है। इसे कहेंगे दिशा और दशा। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि तुलनात्मक अभ्यास माटे यानी कि क्या, मवाजने की तालीम के लिए। मवाजना यानी कि एक दूसरे की मसावियत यानी कि दोनों की मसावियत, एक मुल्क दूसरे मुल्क, एक रियासत दूसरी रियासत के मुकाबले में कितना आगे है कितना पीछे है। तो जब भी हम मवाजना करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि मवाजना करने से माशियात में कोई दो मालूमात का हम मुवाजना करने से कौन सी मालूमात अच्छी है और कौन सी ख़राब, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। मसलन भारत के मुल्क का माशी निज़ाम और चीन के मुल्क का माशी निज़ाम, अगर हम दोनों का मुवाजना करते हैं तो हमें पता चलता है कि चीन और भारत दोनों में से मजबूत कौन से देश यानी कि कौन से मुल्क का माशी निज़ाम मजबूत है और किसका कम है। इसके अलावा दो शोबों की, दो बातों की, दो कंपनियों के पैदावार की हम इस तरह से मुवाजना यानी कि दोनों की मसावियत हम हासिल कर सकते हैं। तो हम आसानी से जान सकते हैं कि कंपनी की पैदावार के शोबे में कौन सी हालत में पहुंची है। तो यहाँ हम माशियाती मालूमात का मुवाजना करना है तो भी हमें अददी मालूमात का बहुत ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अददी मालूमात तो हम दो मालूमात का मुवाजना आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर माशियात में दो तरीके से मुवाजना होता है, एक तो वक्त पर और दूसरा मकाम पर मुनहसिर मुवाजना होता है। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से मुवाजना किया जाता है, यानी कि दो तरीके से दो हिस्से दोनों की तुलना की जाती है, एक वक्त पर मुनहसिर और दूसरा मकाम पर मुनहसिर। तो वक्त पर मुनहसिर मुवाजना किसे कहते हैं कि माजी की एक मालूमात है और उस मालूमात को हम दूसरे वक्त की मालूमात के साथ मुवाजना करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वक्त पर मुनहसिर मुवाजना कह सकते हैं। मसलन हम लेंगे कि भारत में 1951 के मुवाजने में 2015 की कितनी आबादी थी और आबादी में कितना इजाफा हुआ, इसका मुवाजना वक्त पर मुनहसिर वाला मुवाजना कहलाएगा। अब दूसरा मकाम पर मुनासिर मुवाजना यानी एक मुल्क की हालत दूसरे मुल्क की हालत के साथ, एक रियासत की हालत दूसरे हालत की रियासत के साथ, या फिर एक गांव दूसरे गांव के साथ हम जो मुवाजना करते हैं तो उसे हम कहेंगे मकाम पर मुनासिर मुवाजना कहते हैं। मसलन दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ये तमाम ममालिक का मुवाजना में भारत का माशी निज़ाम की हालत हम देखेंगे तो ये मुवाजना जब भी हम करते हैं तो यह मकाम मुनासिर पर मुवाजना कहलाएगा।
इसके बाद देखेंगे मुख्तसर पेशकश, यानी कि चौथा और आखिरी मुख्तसर पेशकश। तो कई बार मासियात के ज़रिए पेश की गई मालूमात मासियात के माहिरीन, तंजीमें और बहुत से यानी कि संशोधक तो जब मास की मालूमात जमा करते हैं तो कई बार मालूमात इतनी लंबी होती है और इतनी मुश्किल होती है कि सामने वालों को समझने में मुश्किलें आती है। तो ऐसे हालात में मालूमात को मुख्तसर में और उसके मायने सही निकले इस तरह से उसकी पेशकश कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मुख्तसर पेशकश। यानी कि इसके कितने पॉइंट थे? 4। उसूल के इन्हिसार में इजाफा, हालात और सिमत के रुझानात जानने के लिए, और तीसरा मवाजने की तालीम के लिए, और चौथा मुख्तसर पेशकश के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या आया? आर्थिक माहितीनी रजूआत। इसके बाद हमने देखेला आंकड़िया माहितीनो महत्व, यानी कि ताद्दुदी मालूमात की अहमियत। अब इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे कि जब हम ताद्दुद या मालूमात की पेशकश करते हैं, यानी कि ताद्दुद के ज़रिए हम तरसीम बनाकर या तस्वीर बनाकर पेश करते हैं, तो उसके अंदर ये तमाम बातें तो अहमियत रखती है, लेकिन ये बनाते वक्त हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम आने वाले पीरियड में देखेंगे।